नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद संख्या 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये राज्य के लिए निर्देश दिए गए हैं एक तरह से कि राज्य जो है वो जो प्रजा है उसकी सारी ज़रूरतों को पूर्ति करे और साथ में एक तरह से राज्य का कार्य है कि कल्याण करना, और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है इसमें मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस, दीज आर द गाइडलाइंस, ठीक है, टू द गवर्नमेंट टू हेल्प मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। यानी यहाँ वेलफेयर शब्द का प्रयोग किया गया है कि कल्याण करना है, जो जनता है उसका कल्याण करना है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना है, ऐसे जो लॉज हैं, ऐसे कानून बनाना है जिनके तहत जो प्रजा है या फिर जो कह सकते हैं जनता है देश की, वो उनका भला हो सके और उनका कल्याण हो सके, उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उन्हें जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। तो कल्याणकारी अवधारणा ये जो अवधारणा है ये राज्य के नीति तत्व में दी गई है। अवधारणा यानी राज्य का यह कर्तव्य है कि जो भारत की जनता या फिर अपने परिप्रेक्ष्य में लेते हैं कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि ऐसे ऐसे कानून बनाए और उन जो कानूनों को जो है इम्प्लीमेंट करे जिसके द्वारा जो देश की जनता है उसका कल्याण हो सके, उसके मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ साथ में उनको जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको न्याय मिल सके। जो वंचित वर्ग है या जो महिलाएं हैं उनको भी न्याय मिल सके, इसके बारे में जो है ये नीति तत्व बनाए गए हैं। तो दे आर लाइक इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट कंट्री मूव्स टुवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। पहली यहाँ पे बात करी गई है सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। अनुच्छेद 36 है जो है, तो जिस प्रकार से मौलिक अधिकार में अनुच्छेद पहला जो अनुच्छेद था 12, तो अनुच्छेद 12 भाग 3 में मौलिक अधिकार गिवन है, और जैसा कि हम लोग को पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अनुच्छेद 36 जो पहला अनुच्छेद है नीति तत्व का, वो भी राज्य के बारे में बताता है कि राज्य क्या है। तो राज्य जो है, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार को डिस्कस किया था, उसमें जो पहला अनुच्छेद था मौलिक अधिकार में आता है 12 से लेकर 35 में 12, अनुच्छेद संख्या 12 में राज्य क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 36 में भी दोहराई गई है कि यहाँ पे आर्टिकल 36 में जो स्टेट का मतलब है वो वही मतलब है जो आर्टिकल 12 में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आर्टिकल 36 टर्म स्टेट इज द कंटेक्स्ट हैज़ द सेम मीनिंग, समान उसका अर्थ है, सेम अर्थ है, गिवन इन द आर्टिकल 12 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मौलिक अधिकारों को लेकर के वहाँ पर जो आर्टिकल 12 दिया गया है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन द कंट्री। तो इसमें कहने की बात है, जैसे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, तो वहाँ पर जो है जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और यहाँ पर जो राज्य होते हैं तो राज्य में है विधायिका यानी विधानसभा जो है, तो इनका काम है कानून बनाना, और कानून ऐसे बनाए जाएं जो वेलफेयर ऑफ द पीपुल हों, जो कि लोगों का कल्याण करें, उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो बताया गया है कि राज्य जो है इन्हीं के अंतर्गत आता है, उसमें शामिल होते हैं केंद्र सरकार या पार्लियामेंट कह सकते हैं पूरी तरह से, और दूसरा जो है स्टेट लेजिस्लेशन या स्टेट लेजिस्लेटिव्स जो कि राज्य विधानसभा है, और उसके साथ साथ जो पंचायती राज हैं
जो है या पंचायतों के में जो है जैसे ग्राम प्रधान होता है, तो या फिर पंचायत स्तर पर जो जो लेवल्स होते हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख हो गया या फिर उसके ऊपर जिलाध्यक्ष होगा, तो उनके साथ साथ जो कंपनीज हैं, जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, उनको भी जो है स्टेट माना गया है। तो इसको इलेबोरेट जो है आर्टिकल 12 में किया गया है, पहले से ही उसको ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 जो है ये कहता है कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये जो है इनका जो है ये राज्य का कर्तव्य है। एक तरह से राज्य को ये करना है देश की जनता के लिए, जो भी कानून बनाने हैं, जो भी भला करना है वो देश की जनता के लिए। तो वो कल्याणकारी अवधारणा में ये बात आती है कि ये एक तरह से राज्य को निर्देश दिए गए हैं, और अगर राज्य जो है इनमें जो है उनके कल्याण करने में, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे कानून जो हैं बनाए जाते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जो है वेलफेयर ऑफ द पीपुल हैं, कल्याण का करने के लिए हैं पीपुल का, जो है देश की जनता का। और वो लॉ में जो है एक तरह से उनको लेकर के जो है न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। उनको जो है एक ये इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स नहीं है, तो इनको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये केवल जो है एक तरह से राज्य के कर्तव्य हैं। तो लेकिन जो मौलिक अधिकार थे, तो उसमें क्या है, इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं। वो मौलिक अधिकार जो है एक व्यक्ति को दिए गए मौलिक अधिकार है, जिनके हनन को लेकर के वो व्यक्ति जो है आर्टिकल 34 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में याचिका दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है प्रावधान इसका नहीं किया गया है, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। इनके हनन को लेकर के, या राज्य अगर कोई कार्य जो है इसमें जो है उसको अपने दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जा कर के उनके खिलाफ में जो है कोर्ट में जा सकता है, या फिर उनके खिलाफ में याचिका दायर कर सकता है कोर्ट में। तो ये जो है आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, डीपीएसपी जो हैं, वो नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स। फिर आर्टिकल 38 है, इसमें द गवर्नमेंट शुड द फोकस द इम्प्रूविंग पीपल लाइफ्स। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो होना चाहिए किस पर, कि इम्प्रूवमेंट जो जिंदगी है, जीवन, जो व्यक्ति जो है जो जीवन जी रहा है, गरीब तबका, या फिर कह सकते हैं जो वंचित वर्ग है, या फिर जो भी लोअर लेवल पे भी जो व्यक्ति जो है, उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और उसको जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप में जस्टिस प्रदान करने के लिए उसको राज्य जो है ऐसे कानून बनाए और उसको जो है फोकस करे, उन पर जो है ध्यान एक जो है अपना दे। तो इम्प्रूविंग पीपल लाइफ्स बेसिकली, तो उनके जो जीवन स्तर है उसको उठाने के लिए उनको जो है जो उनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो जैसे कह सकते हैं कि हेल्थ को लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के है, वाटर को लेकर के है कि उनको पीने का पानी, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, और भी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस की बात की गई है ऑल रेस्पेक्ट में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर आते हैं सोशल जस्टिस को लेकर क्या है कि एवरीवन शुड हैव द ट्रीटेड इक्वली। तो यहाँ सामाजिक रूप से जो है सभी को जो है बराबर देखना है, सोशल जस्टिस में ये आता है। और इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है कि आर्थिक रूप से मान लीजिए किसी के जो पूंजी है या फिर संपत्ति है, तो संपत्ति का बंटवारा सभी को बराबर होना चाहिए, या फिर सभी राज्य को जो है ऐसे काम करना चाहिए। तो या फिर रिसोर्सेज जो हैं, जो कहने का मतलब है कि जैसे जो भी राज्य जो है कानून बना रहा है उनके द्वारा जो है जनता को मदद मिल रही है, तो प्रत्येक जनता के में जो है, जो गरीब जनता है या वंचित वर्ग की जनता है, स्पेशल कैटेगरीज की, या फिर मान लीजिए सामान्य जनता है, तो सभी को जो है उसका जो लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो वेल्थ एंड रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर जो है उनको बांटा जाना चाहिए, फेयरली, है ना, साफ साफ तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। फिर आते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। ये क्या है कि एवरीवन शुड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट डिसीजंस। तो गवर्नमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का सभी को अधिकार है। तो जैसे कहने का मतलब है वोटिंग करनी है, या फिर वोट
देते हैं हम लोग, तो जब भी सरकार बनाने में या फिर पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं लोकसभा के, या फिर मान लीजिए राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, या लोकल बॉडीज़ जो हैं पंचायती राज के चुनाव या नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, तो उन सभी में जो है जो गरीब है या वंचित वर्ग है या फिर महिलाएं हैं या फिर ऐसा वर्ग है जो कि सामान्य रूप से जीवन जी रहा है, जिसको जो है जिसकी मौलिक आवश्यकताएं आराम से जो है पूर्ति हो रही है, और जिनकी नहीं हो रही है पूर्ति, उनको उनके लिए जो है राज्य को कल्याण करना ही है। तो उसको लेकर के जो है कि यहाँ पे वोटिंग का राइट जो है, जो मतदान करने का जो अधिकार है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इसमें जो है वोटर लिस्ट में नाम जो है, जैसे मतदाता सूची होती है, तो मतदाता सूची में जो प्रत्येक व्यक्ति है जो पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है, तो उसको जो है उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो इसमें जो है ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात यही की गई है। तो गवर्नमेंट डिसीजंस लेने में पार्टिसिपेट जो है वो करता है, और लाइक वोटिंग एंड होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज इन द सेंस वी कैन से डेट कि जो सार्वजनिक कार्यालय हैं उसमें भी जो है मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो है जाता है सार्वजनिक कार्यालय में जो रसूख वाला है, जिसकी मतलब कि जो पूंजीपति वर्ग में आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो कार्यालय जो है उसको जो है ज़्यादा तवज्जो दे, और जो गरीब जनता है या फिर गरीब व्यक्ति है या कह सकते हैं महिलाएं हैं जो जाती हैं, या पीड़ित वर्ग जो है विशेष वर्ग जो SC ST या कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ है, तो उनको लेकर के ये भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा गया है पॉलिटिकल जस्टिस में। फिर आते हैं द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक, तो जो गरीब और अमीर के बीच में जो भेद है, मतभेद है, या फिर जो गैप है, जो उनको लेकर के जो इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज में जो है कमी है, कि ताकि वो उस लेवल पे पहुंच जाएं, तो उनके बीच में जो है राज्य को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। दिस मीन्स दैट रिड्यूसिंग इनकम डिफरेंसेस। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है जो मान लीजिए रिक्रूटमेंट लिया गया किसी सर्विस का, तो उसमें जो है सभी को लेकर के बराबर समझना है, और उसके बाद जब वो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है, या मान लीजिए उसको जो है जो भी तनख्वाह दी जा रही है या जो भी सैलरी दी जा रही है या इमोलूमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो वो सभी भत्ते और सैलरी जो है जो वेतन भत्ते हैं वो सभी को बराबर रूप से मिलने चाहिए, अगर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट जो है उस पर चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति बैठा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं उसके बाद कि आर्टिकल 39 जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये 1976 में जो आया था उससे ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको। तो ये जो है ये राइट टू एडिक्वेट मीन्स लिवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो ये जो है सभी को जो है गौरवमय जीवन जीने का अधिकार देता है, सभी को जो है बेहतर तरीके से जीवन जीने का अधिकार जो है। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल 39 कहता है। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, मटेरियल रिसोर्सेज की। कम्युनिटी कहने का मतलब चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, OBC हो, महिला हो, या फिर कोई और ऐसा वर्ग हो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, तो सभी को लेकर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो रिसोर्सेज हैं, जैसे बिजली, पानी और जो कह सकते हैं हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर के जो रिसोर्सेज हैं, या विद्यालयों में एडमिशन लेना है बच्चों को, तो सभी जो जनता है, चाहे वो किसी भी स्तर की जनता हो, किसी भी धर्म की जनता हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, है ना, या फिर किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, महिला हो, या फिर कोई दिव्यांग हो, या फिर कोई अल्पसंख्यक वर्ग हो, तो उसके लिए जो है जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सभी के लिए समान अवसर जो है, समान जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका बंटवारा जो है बराबर रूप से होना चाहिए कॉमन गुड्स का। यहाँ पे कॉमन गुड्स कहने का मतलब यही है जो मौलिक आवश्यकताएं, या आप कह सकते हैं जो मूल रूप से जैसे जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, जैसे जरूरी मैंने जैसे कि बताया आपको कि जैसे पेयजल की का जो है प्रबंधन करना पूरी तरह से,
पेयजल को उपलब्ध कराना, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिजीज़ को लेकर हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर, उनको सभी के लिए बराबर करना, सभी को जो है बराबर रूप से जो है उन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए, एजुकेशन हो चाहे कोई और भी क्षेत्र हो। ठीक है, फिर आते हैं प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये जो है कि वेल्थ जो है, संपत्ति का एकीकरण नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हर वर्ग के पास जो है संपत्ति का जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जो कंसंट्रेशन, कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे देश में ये एक ऐसी समस्या है कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों के पास ही जो है अथाह संपत्ति है, और कुछ यहाँ पर जो है हमारे देश में जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनका जो है मौलिक आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, और वो जो है वंचित वर्ग होते हैं, या फिर कह सकते हैं गरीब लोग होते हैं। तो जो पूंजी जो है उसका एकीकरण नहीं होना चाहिए, पूंजी जो है सभी में बराबर रूप से उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर उसको जो है ऐसे प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए राज्य को, ताकि जो है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। और उसके साथ साथ जो है इसमें कहा गया है कि प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि जो भी कोई भी इकाई है, सार्वजनिक कंपनी है, तो मान लीजिए सार्वजनिक कंपनी है, तो उसके द्वारा जो भी उत्पाद निकल रहा है, तो वो जो उत्पाद है उसका भी जो है ऐसा उसको उसका जो है सभी को जो है वो वितरण समान रूप से होना चाहिए, और वो मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो जो है पर्टिकुलरली व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और वेल्थ कहने का मतलब संपत्ति का, उसी का बात में ये बात आई है कि जो प्रोडक्शन जो चीज़ हो रही है, जैसे मान लीजिए बिजली हो रही है, या फिर पेयजल है, या फिर मान लीजिए कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और साथ साथ जो दवाइयाँ हैं, तो ये सभी जो हैं सभी के लिए उनके रेट्स या उनके जो कह सकते हैं कि जो प्राइस हैं वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। और इसको रोक एक तरह से लगानी चाहिए कि ये एकत्रित ना हो पाए, ये किसी तरह से जो है केवल जो है एक जो पूंजीपति वर्ग है केवल उन्हीं को फ़ायदा ना पहुंचाएं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये मैन एंड वुमेन के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर पुरुष और महिला को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो जैसे महिलाएं जो हैं वो सार्वजनिक जो कार्यालय हैं राज्य के, तो उनमें या फिर केंद्र सरकार के, तो उनमें जब रिक्रूट होती हैं तो उनके पास उनकी जो सैलरी है, अलाउंसेज हैं, वो उनको जो है बराबर रूप से जो पुरुष और महिला के बीच में उनको रखना चाहिए, मतलब उनको जो है देना चाहिए। तो जो भी सुविधाएं हैं, उनके जो भी भत्ते हैं, वेतन है, वो बराबर रूप से पुरुष और महिलाओं को देना चाहिए। उनको जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। फिर जो है प्रिजर्वेशन, संरक्षण किसका, हेल्थ का और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स का, और साथ में चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज़। तो यहाँ पे किसका है, हेल्थ को लेकर के बात आई है कि जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं उनका जो प्रिजर्वेशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए, और वर्कर्स को स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। उसकी बात कही गई है कि वर्कर्स जो हैं, जो आम कर्मचारी हैं किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में, या फिर मान लीजिए सार्वजनिक कोई दफ्तर है, तो वो जो कर्मचारी हैं उनको जो है उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति इस तरह से की जानी चाहिए, और उनको जो है ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए सरकार द्वारा जो कि है सभी वर्कर्स को जो है वो समान रूप से देखे, और उसमें जो है किसी तरह से मैनेजमेंट जो है एक विशेष रूप से उनका शोषण ना कर पाए। ठीक है, या उनके अधिकारों को जो है उनसे वंचित ना रख पाए। तो यहाँ पे जो है चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज़ की बात की गई है। तो बच्चों को जो है जैसे लगा लिया जाता है काम में, तो या फिर उनको जो है ज़बरदस्ती काम में बच्चों को लगाना, तो ये इसकी बात भी जो है कही गई है। तो जैसे हम लोगों ने मौलिक अधिकार में पढ़ा था अनुच्छेद संख्या 24 में कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को किसी ऐसे कारखाने में नहीं लगाना है जो कि हजार्डियस है, या फिर केमिकल से रिलेटेड है, या फिर माइंस में नहीं उनको वर्किंग करनी है। फिर बाद में जो है इसको पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि बच्चों को जो है 14 साल तक के बच्चों को किसी भी जगह पर जो है काम करने की मनाही है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे गया है कि बच्चों का शोषण जो है नहीं किया जाना चाहिए, जो उनका जो है उनको जो है ज़बरदस्ती जो है किसी काम में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं अपॉर्चुनिटीज़
फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे अवसरों को जो है जनरेट करना चाहिए, ऐसे अवसर जो हैं सरकार द्वारा लाने चाहिए, जो कि बच्चों को लेकर के, उनके पालन पोषण को लेकर के, उनका जो है एक तरह से उनका जो स्वास्थ्य स्तर है उनको उसको जो है बेहतर बनाया जा सके, और उसको उनको जो भी इन्वायरमेंट मिल रहा है तो उसमें जो है वो प्रॉपरली अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें। तो बच्चों को की शिक्षा है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है, बच्चे अगर कुपोषित हो रहे हैं तो कुपोषण का शिकार ना बने, उसके लिए जो है जो भोजन है वो उनको मुहैया कराया जाना चाहिए। जो बेहतर भोजन जो है मुहैया कराया जाना चाहिए, अच्छा भोजन जो किसी प्रकार से जिसके द्वारा जो है पानी है तो वो भी जो है बेहतर रूप से जो है उनको देना चाहिए, या उनको जो है शुद्ध जल का पीने के लिए उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को लेकर के बात आई है कि जो उनको लेकर के जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए भी जो बच्चों के अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, या फिर मौलिक अधिकार में बात आती है अनुच्छेद संख्या 21 की, तो उसमें है कि शुद्ध हवा पानी का अधिकार या गौरवमय जीवन जीने का अधिकार, तो वो बच्चों को भी है। बच्चों को भी जो है ऐसे अवसर जो है उनके लिए जो है हेल्थी डेवलपमेंट उनको मिल पाए, स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य विकास को लेकर के बच्चों के लिए ये समान अवसर की बात कही गई है कि सरकार ऐसे अवसर प्रदान करे। इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, फिर आते हैं 39A, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में ये आर्टिकल, और ये जो है इक्वल जस्टिस की बात करता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। कोई गरीब व्यक्ति है उसको जो है फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, उसको अगर वो अपना जो किसी प्रकार से जो है मान लीजिए उसको किसी भी जो इंडियन पेनल कोड है या फिर भारतीय दंड संहिता है उसके अंतर्गत जो है अगर कोई व्यक्ति है तो आता है और उसको जो है मान लीजिए जेल होती है, तो जो जेल जब होती है तो इसमें क्या होता है कि उसको जो है 24 घंटे में प्रस्तुत करना होता है न्यायालय के समक्ष। तो उसमें जो है उसको जो है फ्री लीगल एड्स मिलनी चाहिए, उसको जो भी उसके लिए जो कानून में प्रावधान दिए गए हैं या फिर उसको जो है वकील करने की सुविधा जो है वो दी जानी चाहिए, उसका एक अधिवक्ता जो उसका होना चाहिए, तो लॉयर को वो कर सकता है, या फिर उसको जो है जो ऐसी सुविधा मुहैया कराई जानी ताकि उसको जो है जब भी सुनवाई हो तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये जो है कि हमारे लिए भी जो सरकार है वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रही है। यानी जो भी कह सकते हैं कि कानून की धाराओं के अंतर्गत अगर उसको बंदी बनाया जाता है तो उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, वकील उसको जो है वो सरकार मुहैया कराए, या फिर उसके स्तर पर जो भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति करे। फिर बात है यहाँ पे प्रमोट इक्वल जस्टिस की बात है, तो इक्वल जस्टिस का बात यही है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी कोई उसकी संस्कृति है या आदिवासी हो, तो कोई भी हो, तो जो जस्टिस है कहने का मतलब है जो न्याय है वो सबके लिए बराबर है, और यहाँ पर जो है इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए उसको जो है सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है इक्वल जस्टिस की, न्याय जो है सभी के लिए बराबर है, कानून जो है सबके लिए बराबर है। फिर आर्टिकल 40 है, ये जो है बेसिकली पंचायती राज को लेकर के ये आर्टिकल है कि इसमें जो है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोव देम विद द नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटीज टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट जो है कहने का मतलब है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो जैसे कि विकेंद्रीकरण की अवधारणा इसमें आती है कि केंद्र जो है सरकार, कहने का मतलब है जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो जो भी उनके द्वारा कदम उठाए जाते हैं देश की जनता के भले के लिए या जो भी कानून बनाए जाते हैं तो उनका पालन जो है वो आखिरी स्तर तक नहीं किया जाता, या कह सकते हैं जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनके द्वारा उनको लाभ मिले, जो वंचित वर्ग है या जो फिर गरीब है या फिर महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं या कोई जो है दिव्यांगजन हैं, तो उनको जो है इसका लाभ जो है
हर वर्ग को मिलना चाहिए। और जो गांव है, ग्रामीण इलाका है, उनको लिए जो है पंचायती स्तर की जो है ये मांग की गई थी। तो इसमें जो लेकर के जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय स्वशासन के जो जनक बोले जाते हैं, तो उसको फादर बोले जाते हैं इंडिया में, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद जो है 1956 में जब ये आयोग बना, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, तो उस कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय जो है पंचायत के फॉर्मेशन की बात की गई। तो विलेज पंचायत जो है वहीं से जो है स्टार्ट हुई, और वहाँ से जो है जो ग्राम प्रधान होता है वो जो है ग्राम सभा जो भी होती है, जो भी लोग होते हैं जो गांव के होते हैं, जिनका वोटर आईडी होती है, या फिर जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, वो सभी लोग जो हैं ग्राम सभा के मेंबर बोले जाते हैं, और उनके ऊपर एक प्रधान होता है। तो जो भी उनकी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए जो है उस लेवल तक जो है सबसे निचले तबके तक जो भी सरकार अहम कानून ला रही है, या जो भी उनको जो है लाभ मुहैया करा रही है ना, भोजन को लेकर के भी कोई लाभ है, या फिर कोई शिक्षा को लेकर के है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाभ है, तो प्रत्येक स्तर के जो है मिलना चाहिए। या फिर सबसे निचले तबके को जो है उसको ये जो है पावर मिलनी चाहिए, ताकि उस तक जो है वो सेवाएं पहुंच सकें, उनका लाभ जो है उनको मिल सके। ठीक है, तो इसमें एक तरह से पंचायती राज की बात कही गई है। तो विलेज पंचायत, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में ये बात करी गई है। और जैसा कि हम लोग को पता है, इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1992 को, तो उसमें जो है ये प्रावधान किया गया था कि ये जो है संवैधानिक बॉडी बनाई गई विलेज पंचायत को, और 73वें संविधान संशोधन के बाद इसको जो भाग 9 में इनको जोड़ा गया, और उसमें 29 विषय जोड़े गए जिसको लेकर के पंचायत कानून बना सकती है। ठीक है, पंचायती राज जो है ना काम कर सकती है, जो विलेज पंचायत है वो जो भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके प्रधान। उसके बाद जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है नगर पालिका की बात कही गई। ठीक है, शहरों में। और ये दोनों जो अमेंडमेंट्स किए गए, तो उसके द्वारा जो है भाग 9 और भाग 9 का ये दोनों जोड़े गए संविधान में। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और नई अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ठीक है, फिर आर्टिकल 41 है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं कि क्या करना है कि राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार, एजुकेशन, शिक्षा, पब्लिक असिस्टेंस, यानी सार्वजनिक रूप से जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जो सभी व्यक्तियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, यानी कहने का मतलब रोजगार के अवसर जो हैं वो प्रदान करने हैं सरकार को। ओल्ड एज के पर्सनस हैं, जो ऐसे पर्सनस हैं जिनकी आयु जो है 60 साल से ऊपर है, या जिनको जो है वृद्धावस्था में है जो, तो उनको जो है विशेष जो भी लाभ मिलना चाहिए। तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है, या वृद्धावस्था को लेकर के जिनके पास जो है कोई आमदनी का साधन नहीं है, तो उनको जो है उसके लिए जो आमदनी के साधन जो है उनको प्रोवाइड करने चाहिए। और साथ साथ में वृद्धावस्था में जो लोग हैं उनका जो सेहत है, कह सकते हैं उनके लिए हेल्थ रिसोर्सेज जो हैं वो उनको जो है प्रॉपर मिलने चाहिए, और उसको लेकर के जो सरकार को है योजनाएं बनानी चाहिए। फिर है सिकनेस को लेकर के, जो रोग हैं, कह सकते हैं कोई डिजीज़ से पीड़ित हैं लोग, तो ऐसा डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, मान लीजिए हार्ट डिजीज़ है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा डिजीज़ है जो कि कह सकते हैं कि जो जिसको मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, जो हवा और पानी के द्वारा फैलता है ना, तो ऐसा कोई रोग है तो उसके लिए भी, या फिर किसी प्रकार का जो सिकनेस है, अगर बीमारी है किसी व्यक्ति को, तो उसको जो है अगर वो हेल्थ रिसोर्सेज जो हैं, जो भी सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं हेल्थ के क्षेत्र में, तो उनको जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। तो जैसे आयुष्मान कार्ड होता है, तो उसके तहत जो है, या फिर उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है सरकारी अस्पतालों की वो कम होती है, और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर उनका फ्री इलाज की व्यवस्था होती है। जो गरीब तबके हैं या वंचित वर्ग हैं या महिलाएं हैं, तो उनको जो है विशेष लाभ दिया जाता है। तो इसके लिए भी उनको डिजीज़ को जो है क्योर करने के लिए और इसको एलिमिनेट करने के लिए भी सरकार को कार्य करने चाहिए, और उसका भी उनको
जो है बेहतर जो है पर्यावरण मिलना चाहिए और बेहतर जो है उनको उसकी व्यवस्था मिलनी चाहिए। डिसेबलमेंट की भी बात कही गई है यहाँ पर, जो दिव्यांग लोग हैं तो दिव्यांग लोगों को भी जो है राइट टू वर्क जो है वो अधिकार जो है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है एजुकेशन या पब्लिक असिस्टेंस जो भी बात कही गई है वो डिसेबलमेंट से संबंधित या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनको भी विशेष लाभ की बात यहाँ पर कही गई है सभी को। तो आर्टिकल 42 में प्रोविज़न ऐसे बनाने चाहिए सरकार को जो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, पहली बात तो ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो यहाँ पर बात आती है कि वर्क कहने का मतलब है कि सरकार को ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए जिसके द्वारा जो मान लीजिए जो महिलाएं हैं या जो अन्य जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, या फिर जो कह सकते हैं जिनको आर्थिक रूप से जो है वो गरीब है और मतलब दरिद्र है और उसको जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो जो है वर्किंग कंडीशंस में भी मान लीजिए कोई वर्क कंडीशन में कोई व्यक्ति, कोई महिला जो है कार्य कर रही है जो किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में है या फिर सार्वजनिक जो हमारे सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें, तो उनके लिए जो है उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी है और उनके लिए जो है अच्छा जो है उनके शोषण को रोकने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे उनका जो है किसी प्रकार से जो है शोषण ना हो सके। साथ साथ में जो है इस बात करी गई है मैटरनिटी लीव की कि महिलाओं को जो है विशेष सुविधाएं भी दी जानी चाहिए यहाँ पर। तो राज्य ऐसा जो है कार्य करे कि जो कि जो मान लीजिए कोई महिला है जो सार्वजनिक उपक्रम में या फिर किसी सार्वजनिक जो वो कार्यालय है, तो सार्वजनिक कार्यालय में मान ली काम कर रही हैं, तो उस वहाँ पर जो है उनको जो है एक विशेष सेवा जो है ये समय समय पर जो है मैटरनिटी लीव का जो है प्रावधान किया गया है कि प्रसूति सहायता की बात कही गई है यहाँ पर, तो वो मैटरनिटी लीव जो है वो मिलनी चाहिए और साथ साथ जो है उनको जो है समय समय पर जो है चाइल्ड केयर लीव की भी बात कही गई है। तो ये स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो महिलाओं के लिए किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, वो जो है आर्टिकल 42 में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 43 43वां जो आर्टिकल है ये टू सिक्योर अ लिविंग वेज पे बात करता है कि लिविंग वेज को लेकर के या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को या फिर सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया। पहली बात जो है लिविंग वेजेस, यानी सबको जो है वेतन जो है वो मिलना चाहिए और जितना जो है उसका मेहनताना है, कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको उसकी वेजेस जो है उसका जो आमदनी है या उसका जो उसका मेहनताना जो है वो मिलना चाहिए। फिर है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात है, यानी कि शुद्ध हवा पानी का अधिकार, गौरवमय जीवन जीने का अधिकार, उसको जो है सभी सुविधाएं जो हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ रिसोर्सेज हैं या फिर कोई और जो इम्पोर्टेंट सुविधा है, जो पेयजल की समस्या है उसको उसका निदान करना, कृषि होती है, गांव ग्रामीण लोग जो हैं जहाँ पर वे गांव होते हैं तो गांव में जो कृषि प्रधान देश है चूँकि हमारा, तो कृषि जो है कृषि में जो उपकरण लगने चाहिए, जो अच्छे बीज होने चाहिए ताकि जो है जो फसल है उसकी उत्पादकता अच्छी हो और साथ साथ में जो है उसमें जो जब किसान कोई भी फसल उगाता है तो उसको जो एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, वो सरकार की तरफ से बेहतर मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि वो उसकी फसल का मेहनताना उसको मिल जाए, फसल जितने में फसल उसकी जितना उसका कॉस्ट है फसल का उसको वो मिल जाए। उसके साथ साथ जब फसल पक जाती है तो उसके बाद क्या होता है, प्रिक्योरमेंट प्राइस जो है वो मिलता है। ठीक है, तो प्रिक्योरमेंट प्राइस भी उसको मिलना चाहिए सही तरह से किसान को। मजदूर है, मजदूर को जो है मनरेगा के तहत ये एक योजना है जो कि जिसके तहत जो है 100 दिन का रोजगार जो है साल में मिलना चाहिए जो वंचित वर्ग है या मजदूर वर्ग है, तो उसको जो गरीब वर्ग है तो उसको जो है उसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि अगर वो नहीं मिलता है तो 15 दिन के अंदर उसको जो है कम से कम जो भी वेज होते हैं मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सुविधा होती है या फिर कह सकते हैं उसको तनख्वाह जो होती है या उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण स्तर में। ठीक है, फिर सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्कर की भी बात आती है, यानी कहने का मतलब है सामाजिक रूप से और जो है कह सकते हैं कि
किसी की कोई संस्कृति है, कोई संस्कृति अगर है भाषा को लेकर के है कि कहीं किसी क्षेत्र की कोई भाषा है या आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं उनका कोई त्यौहार है, तो वो उनको लेकर के भी जो है ये उनकी जो भी अवसर हैं उनको देना चाहिए। ठीक है, उसको भी वो उसको लेकर के जो छुट्टियां मिलती हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है वो किसी अल्पसंख्यक वर्ग में आता है, तो उसका कोई त्यौहार है तो उसको उसके लिए छुट्टी मिलनी चाहिए। सरकार को ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि जो है किसी का भी अधिकार जो है वो वंचित ना हो, उससे वंचित ना हो। तो यहाँ पे जो है ये सरकार के कर्तव्य हैं कि ये उसको करने चाहिए, जो अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए। तो उसमें जो है सबको जो है एक तरह से अलग अलग संस्कृति है, विविधता का देश है हमारा। तो इस विविधता में जो है कि धर्म में को लेकर के भी बात आती है कि हमारे देश में जो है धर्मों की विविधता है, पंथ निरपेक्ष है हमारा देश। और दूसरा जो है कि धर्म के साथ साथ जाति भी यहाँ पर, जातियों को लेकर के भी जो निम्न जाति हैं उनका भी ख्याल रखा जाना आवश्यक है। और साथ साथ में जो है SC ST या OBC वर्ग है या फिर आदिवासी जनजाति है कोई, तो उसका कोई त्यौहार है या फिर मैंने कह दिया पहनावा मान लीजिए, या उनका कोई कल्चरल जो फेस्टिवल है, तो उनको जो उसके लिए जो है वो छुट्टी जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, इसकी बात कही गई है। और साथ में बात कही गई है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, कॉटेज यानी कुटीर उद्योग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो कुटीर उद्योग कहने का मतलब ये है कि जो छोटे उद्योग होते हैं, कोई घर में ही कोई व्यक्ति जो है अपना उद्योग स्टार्ट कर लेता है। जैसे कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो है टोकरी बनाते हैं, तो टोकरी बनाने के लिए जो घर में ही वो टोकरी बनाते हैं, फूल मालाएं बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई और अन्य काम जैसे अगरबत्ती बनाना है या अन्य माचिस बनाना है। तो इसको जो लेकर के जो भी ऐसे कार्य हैं जो कि घर से ही शुरू किए जा सकते हैं, जो घर के ही लोग हैं वो मेंबर मिल करके जो है कोई काम स्टार्ट करते हैं, जिससे उनको जो है तनख्वाह मिलती है, मेहनताना मिलता है। जिसका जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसका उनको जो है एक तरह से जो है उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उनको जो है वो उनको जो पैसा मिलता है उससे वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो उसके लिए जो है कुटीर उद्योग जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो कुटीर उद्योग में जो हस्तशिल्प है या हस्तकला है उसको भी सबसे ज़्यादा जो है प्रमोट करने की बात भी कही गई है। ठीक है, अब आर्टिकल 43A है, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फिर से जोड़ा गया था ये 43A आर्टिकल। और इसके तहत जो है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री कोई भी होती है, कोई भी कारखाना होता है, उसका मैनेजमेंट होता है, वहाँ पर जो है अधिकारी वर्ग होता है और उनकी जो अधिकारी वर्ग है वो निर्णय लेता है। तो वो जो मैनेजमेंट है वो उस कारखाने के को अच्छा चलाने के लिए, उनको उसको जो है बेहतर चलाने के लिए, उसको लाभ जो उसके प्रोडक्ट है उसको बिके, उससे जो है उसको लाभ मिले उस कारखाने को, इसके लिए जो है मैनेजमेंट डिफरेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाता है। और साथ में जो है जो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो भी, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। काम करने के घंटे कितने होने चाहिए, उनको जो लंच टाइम है वो कितना होना चाहिए, या उसके साथ जो है उनको जो है विशेष सुविधा कोई मिलनी चाहिए तो उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, या उनकी कोई अगर यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म जो है वो नहीं ले पाते हैं तो उनको जो है इंडस्ट्री में ही वो यूनिफॉर्म जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है इसको लेकर के जो है मैनेजमेंट जो है उसमें जो है जो वर्कर्स होती है, तो वर्कर्स की एक यूनियन होती है, तो वो यूनियन बनाने का अधिकार जो है वो है हमारे संविधान में प्रावधान जो है 19(1) में दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी मौलिक अधिकार की क्लास में पढ़ाया था आपको, तो उस क्लास में जाकर के आप उसको जो है अच्छी तरह से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इंडस्ट्रीज़ की जो मैनेजमेंट है, जो भी वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए या उसको जो है एक तरह से लाभान्वित करने के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए उसमें जो है वर्कर्स जो होते हैं, जो कार्य करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, वो जो सबसे नीचे काम करते हैं,
उनकी जो है उनको जो है यूनियन बनाने का अधिकार है और उनकी तरफ से जो है उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो उसका जो मैनेजमेंट है, जो भी मान लीजिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो भी उसको लेकर के इंडस्ट्री को लेकर के जो भी प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट काम कर रही है, तो उसमें जो है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो वर्कर्स के हितों को देखने के लिए, वर्कर्स की जो मूल आवश्यकताएं उसको देखने के लिए उनकी एक यूनियन होती है और यूनियन बनाने का उनको अधिकार है। उसके बाद जो उनका जो यूनियन का हेड होता है वो जो है निश्चित रूप से जो है मैनेजमेंट का जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको जो है मीटिंग में बुलाया जाता है, उसको सारी चीज़ें बताई जाती हैं ताकि जो है वो वर्कर्स के हितों को लेकर के अपनी बात रख सके। ठीक है, अब आते हैं 43B पर। तो आर्टिकल 43B ये जो है ये टू प्रमोट फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शन सेल्फ गवर्निंग कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये जो आर्टिकल है जैसे 43B ये बाद में इंक्लूड किया गया भारतीय संविधान में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में। और ये एक आर्टिकल जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहने का मतलब है कि सहकारी संस्थाएं का मतलब क्या है कि ऐसी संस्था, मान लीजिए 2-3 लोग मिलकर के या 5-6 लोग मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उसको सहकारिता के अंतर्गत आता है वो। ठीक है, और उसको लेकर के वो एक संस्था का निर्माण करते हैं। मान लीजिए एक डेयरी संस्था है, तो राज्यों में एक डेयरी संस्था होती है, वो पूरे राज्य में जो है दूध की सप्लाई करती है ना। तो इसको लेकर के ये जो संस्था बनाई जाती है सहकारी संस्था, इसका डेवलपमेंट करना है, इसका मैनेजमेंट जो है वो, और इसकी जो है इनका जो कंट्रोलिंग है वो जो है उसको जो है प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको जो है उसके विकास के लिए जो है सहकारी संस्था जो है बनाई जानी चाहिए। और इसको लेकर के जो है प्रावधान जो है इसमें 43B में किए गए हैं। ठीक है, तो उनके कंट्रोल को लेकर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लेकर के, सेल्फ गवर्निंग यानी जो संस्था है सहकारी संस्था है तो उनकी एक सेल्फ गवर्निंग खुद ही जो है उनका अपना एक जो कह सकते हैं कि उनके कर्मचारी जो होते हैं, जो लोग मिलकर के काम करते हैं, वो आपस में ही अपने जो है कोई फाइनेंशियल रूप से जो है कह सकते हैं जो अकाउंट्स का काम संभाल रहा है, कोई है जो वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल रहा है, और कोई अन्य व्यक्ति है वो प्रोडक्शन का काम संभाल रहा है। तो उसमें जो है वो लोग मिल करके जो है अपना मैनेजमेंट करते हैं। तो उसको भी प्रमोट करना चाहिए सरकार को, और सहकारिता को लेकर के, सहकारी संस्थाओं को लेकर के उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका स्तर को जो है और आगे लाने के लिए जो है उनको सरकार को ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे उनका विकास हो। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इसमें यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो सहकारी संस्था को लेकर ये प्रोविज़न किया गया, तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि एक जो पार्ट है वो उस पार्ट में जो 9 का जो पार्ट है 9th कह सकते हैं, जो 9वीं अनुसूची है, माफ़ कीजिएगा, जो 9वीं अनुसूची है, तो उसमें सहकारिता को डाला गया। और साथ में जो है इसमें जो एक्स्ट्रा जो 11 है, 11 करके 11A और ये जो है ये अनुसूचियाँ हैं, तो 11 और 12 अनुसूची जो है ये पंचायती राज को लेकर के, ये नगर पालिकाओं को लेकर के। ठीक है, और उसके बाद में ये 9th जो चैप्टर था ये पंचायती राज को लेकर के था, जो 9th पार्ट था मान लीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का या है। ठीक है, और 9A किसका पार्ट है, पार्ट 9A किसके लिए है, पार्ट 9A जो है नगर पालिकाओं के लिए है। तो 9B पार्ट, ये जो 9B पार्ट है इसको भी इंक्लूड किया गया अनुच्छेद इसके जो ये अमेंडमेंट किया गया 97 अमेंडमेंट किया गया 97 और 2011 के तहत जो है 9B पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको इंक्लूड किया गया संविधान में। ठीक है, तो वो जो है सहकारिता को लेकर के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के वो पार्ट जो है इंक्लूड किया गया। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 44 पर, टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स फ्रॉम यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो कहने का मतलब है कि एक समान आचार संहिता की बात कही गई है, या समान नागरिक संहिता की बात कही गई है कि अगर किसी धर्म को लेकर के उसमें कोई कुरीति है, महिलाओं को लेकर कोई कुरीति है, कोई पूजा पाठ में जो मान लीजिए बलि देने की प्रथा है, तो ऐसी जो भी कुरीतियां हैं और जो प्रथाएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए
एक समान नागरिक संहिता बनाई जानी चाहिए, समान आचार संहिता बनाई जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर धर्म की कोई कुरीति है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो या किसी जाति को लेकर के या आदिवासी जनजाति को लेकर के कोई कुरीति है, तो उसके लिए कि मान लिया जाना चाहिए कि अगर कोई एक लॉ बन रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है, तो उसके दायरे में जो भी अगर मान लीजिए पर्टिकुलर धर्म है और उसकी कोई कुरीति है तो या फिर उसकी कोई ऐसी कुरीति है जो चली आ रही है पूर्वजों से है, और ये ऑर्थोडॉक्स जिसको कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स रूप से जो है उसको अपनाया जाता जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसके द्वारा जो है जैसे सती प्रथा हो गई या फिर जैसे बाल विवाह हो गया, या फिर मान लीजिए कि जो मुस्लिम समुदाय में कोई ऐसा कृत्य है, ऐसा जो कह सकते हैं कि ऐसी प्रथा है जो कि कुरीतियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के भी उस वहाँ पर जो है कुछ प्रतिबंध हैं जैसे, तो उन सभी को जो है नज़रअंदाज करते हुए सभी को लेकर के एक जो ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा जो सिविल कोड बनाया जाना चाहिए जो सभी के लिए बराबर हो। इसकी बात जो है अनुच्छेद 44 करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 45, ये आर्टिकल 45 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर, जैसे मौलिक अधिकार में 21 का या 21A ये आर्टिकल को डाला गया। 21 का क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार में किया गया इस आर्टिकल के तहत, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक उसी समय ये जो 6 से 14 साल तक का के बच्चों को जो है जो शिक्षा का अधिकार है वो आता था 45 में, उसको चेंज करके यहाँ पर जो है ये मॉडिफिकेशन किया गया कि जो बच्चे हैं 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों की, उनकी एजुकेशन, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है और उनका जो लालन पालन है, उनका जो पालन है वो बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। ये जो है राज्य सरकार जो है या फिर जो है केंद्र सरकार जो है वो ऐसे प्रावधान बनाए, और उन प्रावधानों के तहत जो है 0 से 6 साल तक के जो बाल्यावस्था है, उस बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा मिल सके, प्रारंभिक शिक्षा, और साथ में उनको जो है जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे बच्चे जो हैं उनको जो है स्वास्थ्य में जैसे टीका लगना या फिर कहते हैं वैक्सीन का जो प्रोविज़न है कि वैक्सीन लगनी चाहिए, और जो चिकित्सालय में जाके तो फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए, तो गरीब जनता के लिए है। तो इस तरीके से जो है चाइल्डहुड केयर को लेकर के बात करी गई है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 से 6 साल इसमें आता है, एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है, जब तक वो 6 साल की आयु प्राप्त ना कर लें। फिर उसके बाद वो 6 से 14 साल तक का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो तो मौलिक अधिकार में आता है, तो उनको जो है प्रोवाइड करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 6 साल में ये परिवर्तन जो है किया गया। फिर आर्टिकल 46 है, इसमें एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य जो वंचित वर्ग है उनको जो अधिकार हैं और उनके जो आर्थिक रूप से कह सकते हैं उनके अधिकार हैं, या फिर आर्थिक रूप से उनकी जो ज़रूरतें हैं, या फिर उनके जो एजुकेशनल राइट हैं, यानी मान लीजिए जैसे उनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में उनको कैसे प्रमोट किया जाए, तो और जो है किस तरीके से उनका जो है एक तरह से समाज के जो वंचित वर्ग हैं या समाज के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, और उसमें जनजाति में जो है ये ट्राइबल एरियाज़ भी आ जाते हैं, तो उनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जो है उनको किस तरीके से जो है वो अपने अधिकारों को आगे ला सकें, और उनको जो है उनको एजुकेशनल राइट्स जो है मिलने चाहिए, और उनके इकोनॉमिक रूप से जो भी आर्थिक रूप से उनकी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उनका जो है सामाजिक रूप से जो है उत्थान होना चाहिए, सामाजिक रूप से उनको जो है एक अलग से जो है ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि उनको समाज में बराबर का जो है अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का जो है उनको बराबर रूप से आंका जाना चाहिए, ठीक है। तो किसी प्रकार का जो है इसमें आता है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का जो है इसमें अनटचेबिलिटी भी आ जाती है जो आर्टिकल 17 में दी गई है मौलिक अधिकार में। तो उसको लेकर के भी ये कानून बनाने का प्रावधान जो है ये सरकार का है आर्टिकल 46 के तहत, ठीक है। एंड टू प्रोटेक्ट देम फॉर सोशल एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे भी अस्पष्टता का उन्मूलन या फिर जो एक्सप्लॉयट उनका शोषण हो रहा है उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट है।
तो आर्टिकल 47 जो है ये कहता है कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि कुपोषण जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो बातें कही गई है, जो प्रावधान किए गए हैं, राज्य सरकार को जो है, या कहने का मतलब है राज्य का ये कर्तव्य है, या सरकार कह सकते हैं, सरकार या राज्य सरकार है, वो जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो उनको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिसके द्वारा जो है कह सकते हैं कि उनको जो एक तरह से पोषाहार मिल रहा है, वो कुपोषण के शिकार ना हो, उनको इतना पोषाहार मिले, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मिले जो है किसको, और एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और उनके जो जीवन जीने का जो स्तर है उस स्तर में सुधार करने की और इम्प्रूव करने की, और पब्लिक हेल्थ कहने का मतलब है स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के उनकी उनकी हेल्थ के लिए जो है इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रावधान जो हैं वो सरकार द्वारा किए जाने चाहिए, और साथ साथ में उसके उत्थान के लिए काम किया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण जो है उसको ख़त्म करना है। तो कुपोषण ख़त्म करने के लिए यानी उनको न्यूट्रिशन लेवल जो है वो उतना मिलना चाहिए जितना आवश्यक है। तो उसको लेकर के ये 2-3 योजनाएं जो हैं, जैसे मिड डे मील योजना है, जो जो कि मध्याह्न भोजन योजना है, जिसको आप पीएम पोषण योजना कहते हैं, तो वो जो है उसका प्रावधान जो है उसका किया गया, ताकि बच्चों का जो है एजुकेशन लेवल बढ़ने के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बढ़ने के लिए पंजीकरण वो करा सकें, एडमिशन जो है ज़्यादा करा सकें, और वहाँ साथ साथ में उनके कुपोषण के जो शिकार बच्चे हैं उसके लिए भी उनको जो है जो भोजन देने की लंच में जो है वहीं पर स्कूल में ही भोजन जो है देने की बात कही गई कि उनको जो है प्रोटीन लेवल इतना मिलना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी स्तर पर या अपर प्राइमरी स्तर पर। तो ठीक, इसके अलावा लकड़वाला समिति जो है उसके द्वारा ये प्रोविज़न किया गया कि 2400 कैलोरी की ऊर्जा, 2400 कैलोरी की ऊर्जा ये जो है गांव में, रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, और 2100 कैलोरी की ऊर्जा ये शहर में, इतनी कम से कम इतनी ऊर्जा उनको जो है इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो इतना जो है इतनी ऊर्जा पा सकें, ठीक है। 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, तो ये प्रोफेसर लकड़वाला कमेटी जो थी उसने ऐसा प्रोविज़न किया था गरीबों के लिए कि उनको जो है इतना भोजन दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से जो है भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, फ्री भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनको जो न्यूट्रिशन लेवल का जो है वो बना रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो है टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यहाँ पे जो भी मद्यपान संबंधी जो भी ड्रिंक्स हैं, या कह सकते हैं जो शराब को लेकर के निषेध किया गया है, और साथ में ड्रग्स या फिर वैसे तंबाकू से संबंधित या फिर ड्रग्स से रिलेटेड जो कि इंजूरियस टू हेल्थ हैं, या जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उन पर रोक लगाने का अधिकार जो है वह उनके कंजम्पशन को रिड्यूस करने का और रोक प्रोहिबिट करने का, सीधे सीधे रोक लगाने का जो प्रावधान वो किया गया है डीपीएसपी में। राज्य को ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए, राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए, या फिर सरकार को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि लोग जो हैं मद्यपान की तरफ जो है आकर्षित ना हो, या फिर वहाँ पर जो है मद्यपान या धूम्रपान ना करें, और ना ही जो है शराब का सेवन करें, जिससे कि उनकी जो हेल्थ है, जो उनका स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो और इस तरह से डिटोरेट हो, स्वास्थ्य रूप से उनको जो है कोई बीमारी के कारण वो उनका जो स्वास्थ्य जो कंडीशन है वो गिरे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं आर्टिकल 48, इसमें प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काऊ, यानी गाय के को गौरक्षा की बात कही गई है यहाँ पे। तो गौ हत्या जो है उसको रोकना है। तो गौ हत्या को रोकने के लिए आर्टिकल 48 में अनुच्छेद 48 में ये प्रावधान किए गए हैं कि सरकार ऐसे कानून बनाए, ऐसे प्रावधान करे ताकि इसको रोका जा सके, और साथ में जो उनके बच्चे हैं उनको भी रोका जा सके, या कहीं पे बलि चढ़ रही है किसी जगह पर भी, या फिर किसी पर जगह पर जो भी कैटल है, जो भी मान लीजिए भैंस है या फिर बकरी है, या जो भी पशुपालन वाले जो भी पशु हैं,
तो उनके उनको भी जो है बेहतर जो है उनको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए सरकार को कि उनका उनको उनका जो कह सकते हैं कि उनका पशुपालन जो है उसको इम्प्रूवमेंट मिले। ठीक है, तो उसमें साथ साथ में इम्प्रूव देयर ब्रीड्स की भी बात कही गई है। जैसे दूध है तो दूध को लेकर के अलग अलग ब्रीड्स हैं भैंस में भी। ठीक है, तो मान लीजिए दूध हो गया तो इसको लेकर के गाँव काउज में भी ब्रीड्स हैं, या फिर गोट है, या फिर भेड़ है, तो या फिर और भी जो दूध देने वाले जानवर हैं जिनका जो है पशुपालन में जो है प्रयोग होता है, तो उनको जो है ये उनकी जो ब्रीड्स है उसको कैसे बढ़ाया जाए और उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कैसे लिया जाए, तो उसको लिए भी जो है ये प्रावधान जो है सरकार को करने चाहिए ऐसे उपाय। तो ये आर्टिकल 48 में ये प्रावधान दिया गया है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। फिर ये है कि जो कृषि के क्षेत्र में और एनिमल हस्बेंड्री के पशुपालन क्षेत्र में ऐसे साइंटिफिक या वैज्ञानिक शोध किए जाने चाहिए, रिसर्च किए जाने चाहिए, जिससे कि है इसको बढ़ावा मिले एग्रीकल्चर में। जैसे बीज होते हैं तो संकर बीज एक तरह से कहते हैं हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो उत्पादकता हो प्रति हेक्टेयर में किसी फसल की वो ज़्यादा हो। साथ साथ में जो पशुपालन हो उसमें जो है पशुओं के रोग जो हैं वो उनको और उनका जो है पशुओं का जो लालन पालन वगैरह कह सकते हैं, पशुओं का संरक्षण जो है वो बेहतर हो सके, या उनको जो है पशुपालन जो है वो अच्छा हो सके, ऐसे जो है उपाय किए जाने चाहिए 48 अनुच्छेद में के तहत। ठीक है, 48 का इसमें पर्यावरण की बात कही गई है 48A आर्टिकल में, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो हमको जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट की बात कही गई है और इम्प्रूव करने की बात कही है। जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण में किसी प्रकार की हानि ना हो, यानी कहने का मतलब है जैसे शुद्ध हवा है या शुद्ध पानी है, या फिर मान लीजिए वन है तो वन के अधीन जैसे वन के जो है तो वन का परसेंटेज जो है भारत में जैसे किसी राज्य में गिर रहा है, तो वनों को बनाए रखना और पेड़ों को लगाने के लिए जो है गवर्नमेंट को जो है प्रोत्साहित करना, वन महोत्सव मनाना जो के.एम. मुंशी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जैसे है ना वन महोत्सव, तो उसमें जो है उसको लेकर के और साथ साथ में जो है पेड़ पौधों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, है ना। तो ये जो है हर जगह पर, चाहे वो घर हो या फिर पब्लिक प्लेस हो या फिर गवर्नमेंट का ऑफिस हो, वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट को एक तरह से संरक्षण प्रोवाइड करना, या कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसको प्रदूषण मुक्त रखना, और साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उपाय किए जाने चाहिए। वन एवं वानिकी को लेकर के भी जो है को बढ़ावा देने के लिए जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम किए जाने चाहिए, और साथ साथ में वाइल्ड लाइफ यानी कि जो एनिमल्स ऐसे हैं जो कि वन्य जीव हैं, उनको वन्य जीव के संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाने चाहिए। ठीक है, ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा ये 48A आर्टिकल को जोड़ा गया संविधान में। इसमें जो है एक चीज़ और बताता हूँ कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है कब, मतलब किस ईयर में जो है ये पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में बना। उसके बाद जो है बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वन्य जीव का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये जो है 1972 में बना, और 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो सामने आया। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो है स्थापना जो है 1973 में जब करी गई थी। ठीक है, तो 72 में जो है ये वाइल्ड लाइफ को लेकर आया, और 1986 में ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, वानिकी को लेके भी जैसे मैंने बताया कि वानिकी को लेके जो अधिनियम है 1927 में बना था। उसके बाद जो 1980 में जो पॉलिसी बनी, वन नीति बनी, और 1988 में उस वन नीति का संशोधन किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं आर्टिकल 49, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय संपदा घोषित की गई है जो भी जगह, चाहे वो मोन्यूमेंट्स कोई भी हो, कोई भी स्मारक हो, कोई भी जगह हो, या फिर कोई भी हिस्टोरिक प्लेस हो, जो
इतिहास से संबंधित जो प्लेस हो या फिर कोई आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट हो, यानी म्यूजियम में रखा गया कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ऐतिहासिक रूप से संरक्षण उसको इतिहास में उसको प्रयोग किया गया था, जैसे हड़प्पा संस्कृति में या फिर कोई और समय में, या देश की आज़ादी के समय रजवाड़े होते थे, उनके जो औजार होते थे, तो उसको अगर जो है ये म्यूज़ियम बनाए गए हैं तो उसका संरक्षण करने का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 49 में दिया गया है डीपीएसपी में, जो उसको लेकर के प्रोटेक्शन को, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के जो सरकार है वो ऐसे प्रावधान करे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है आते हैं 49 के बाद 50। आर्टिकल 50 जो है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो है विभेद करता है, कि पृथक्करण की बात करता है। तो टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टेट में जिस प्रकार जो है पब्लिक सर्विसेज जो हैं, जैसे सार्वजनिक सेवाएं हैं, उसमें राज्य जो है वहाँ पर एक गवर्नमेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो कार्यपालिका है एक तरह से, और कार्यपालिका कहने का मतलब है दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी और एक अनस्थायी। अनस्थायी का मतलब होते हैं ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारी वर्ग, खासतौर से आईएएस लेवल इसमें आता है, सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं जो स्थायी कार्यपालिका इसमें आते हैं। ये आईएएस लेवल होते हैं या फिर सेक्रेटरी होते हैं, सरकार के सेक्रेटरी। ठीक है, और इधर आते हैं अस्थायी में, जो 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है केंद्र में या राज्य सरकार, है ना। तो ये मिल करके कार्यपालिका बनाते हैं। इनका काम है कि ऐसे प्रोविजंस बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे कि देश का हित हो, देश के लोगों का हित हो, जनता के जो है के हितों का पोषण एवं संवर्धन हो सके, उनको जो है लाभ मिल सके, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप में उनका जो स्टेटस है उसका इम्प्रूवमेंट हो सके, जो वंचित वर्ग हैं या फिर जो विशेष धर्म के लोग हैं उनका भी जो है कोई प्रोविज़न है तो उसको उससे रिलेटेड भी प्रोविज़न बनाएं। ठीक है सर, और संविधान में जो है उसको जो है लाएं। तो कार्यपालिका जो कार्य करती है तो वो कोई कार्य जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जनता के पक्ष में ना हो या फिर जनता को जो है लाभ ना दे रहा हो। तो ऐसा करके अगर कोई कानून बनता है, मान लीजिए कार्यपालिका कोई कानून बनाती है, 1 मिनट रुकिए, पालिका है ना, कार्यपालिका कोई कानून बनाती है, तो ऐसे केस में क्या है कि न्यायपालिका जो है, वो जो जुडिशरी है, वो इस कार्यपालिका के द्वारा जुडिशरी में किसी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट जो है वो कार्यपालिका नहीं करना चाहिए। संसद को ऐसा प्रावधान नहीं ऐसा होना चाहिए। तो कोलेजियम सिस्टम है वहाँ पर। तो ये न्यायपालिका जो है, ये कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं या फिर निचला जो जिला स्तर पर न्याय हैं, जिला एवं सेशन जज होते हैं, सेशन न्यायालय होते हैं, तो उसमें जो है ये जो भी उनको जो है अपना जो उनकी कार्यशैली है या उनको जो कार्य करने का, उनको कोई भी डिसीजन देने का किसी केस पर, उनको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसके जो रिक्रूटमेंट को लेकर भी उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी लिए जो है कार्यपालिका को जो है जुडिशरी से अलग किया गया है, उनको एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया है। उसके लिए जो है आर्टिकल 50 में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, कि उसको कैसे बढ़ावा मिले, और साथ में जो हमारे आसपास के देश हैं या फिर जो अन्य जैसे देशों में जो वैश्विक स्तर पर जो भी सम्मेलन होते हैं या चर्चाएं होती हैं, या फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अन्य कंट्रीज़ में हैं या अन्य संस्थाओं में हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, और उन वहाँ पर जो है शांति एवं सुरक्षा को लेकर के प्रावधान, उसको जो कैसे उसको जो है ऐसे इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारे देश की भी में भी जो है का भी जो एक तरह से जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो वहाँ पर रहे, और ऐसे भाईचारे जैसे को लेकर के या फिर बहुत ही शांति और बेहतर जो है रिलेशंस जो हैं विदेश के साथ
रहें, अन्य देशों के साथ रहें। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की गई है। तो ये एक तरह से विदेश नीति की बात है कि विदेश नीति हमारी ऐसी होनी चाहिए अन्य देशों से, जो अन्य देश हैं, तो जैसे मान लीजिए रशिया हो गया या फिर अमेरिका हो गया या और कोई देश हो गया, तो उससे जो है हित जो है हमारे बेहतर हो सकें। ठीक है, तो ये जो है डीपीएसपी की क्लास जो है, इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। तो 51 आर्टिकल तक है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, और कुछ आर्टिकल जो हैं वो समाजवादी हैं, की धारा को लेकर के हैं कि एक तरह से समाजवादी परिप्रेक्ष्य में वो हैं। कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो गांधीयन परिप्रेक्ष्य में हैं, गांधीवादी अवधारणा को लेकर के हैं, और कुछ आर्टिकल जो हैं वो लिबरल हैं, यानी उदारवादी अवधारणा को लेकर के हैं। तो उसको भी मैं बता देता हूँ, और साथ साथ में जो है मौलिक अधिकार और नीति तत्व में क्या डिफरेंस है या क्या जो है इम्पोर्टेंस दोनों की, उसके बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है डिफरेंसेस देख लेते हैं फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इनका जो स्तर जो है वो नेगेटिव है, यानी नकारात्मक है। इनके लिमिटेशंस हैं, ये जो है व्यक्ति को दिए गए हैं, और इनका प्रोविजन जो है व्यक्ति जो है को लेकर के है ऑन द वर्किंग ऑफ द स्टेट। बट डीपीएसपी जो है वो उसकी अवधारणा कल्याणकारी अवधारणा है, तो उसको लेकर के उनको उसका जो एक तरह से उद्देश्य है वो, या कह सकते हैं कि जो उनको उनके जो प्रावधान है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, क्योंकि दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर डीपीएसपी की बात आई है कि ये जो है स्टेट को जो है ये करने के लिए सलाह देते हैं कि जो कार्य ऐसा करें कि जिससे कि जनता का भला हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और सोशल और इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल जो है वो रूप से उनका उत्थान हो। ठीक है, फिर दूसरा है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आप जो है, मान लीजिए किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है या किसी व्यक्ति का, तो वो जो है कानून की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 से आर्टिकल जो है 226 के तहत वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 232 की तरह है ना, आर्टिकल 32 के को लेकर के वो है एक तरह से न्यायालय में जा सकता है। तो ये जस्टिसेबल हैं और लीगली इन्फोर्सेबल हैं। ठीक है, इनको कोर्ट के द्वारा इनको जो है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन को लेकर के जो है कोर्ट उस पर सुनवाई करता है ना, अगर उसका जो है इसका वायलेशन होता है। ठीक है, और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जुडिशियल है, यानी कि वो जो है उनको लेकर के कोई व्यक्ति राज्य अगर कोई काम नहीं कर रहा है या राज्य के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वो उनको एक तरह से निर्देश हैं डीपीएसपी में। तो वो अगर जो है वो उनको लेकर के कोई व्यक्ति जो है वो वहाँ पर क्या न्यायालय में नहीं जा सकता, याचिका नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट का एम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाए रखना, एक तरह से जिसको कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र को बनाए रखना है, इस्टेब्लिश करना है। और डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनको है कि सोशल, सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक की जो परंपरा है उसको बनाए रखना है। ठीक है, लोकतंत्र को बनाए रखना है। फिर फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार, ये लीगल सैंक्शंस की बात यहाँ पे कही गई है जो पहले ही हम लोग बता चुके हैं। और डीपीएसपी जो है ये मोरल हैं और पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं, मतलब ये एक तरह से मोरल हैं और साथ साथ में पॉलिटिकल हैं। यहाँ पर जो है लीगल है, लीगल कहने का मतलब है न्याय में इसको चुनौती दी जा सकती है, और डीपीएसपी को नहीं। फिर है फंडामेंटल राइट जो है वो वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल को लेकर हैं, और डीपीएसपी जो है वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, समाज को लेकर के जो है वो एक वर्ग को लेकर के या फिर जो जनता है उसको लेकर के जो भी उनका वेलफेयर है, जो भी उनके जो है भलाई के लिए या उनके जो उनका जो जीवन स्तर बेहतर हो सके उसके लिए जो कम्युनिटी के लिए कार्य करते हैं डीपीएसपी, और पर्टिकुलर व्यक्ति के वेलफेयर के लिए काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी क्लास खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़
को लेकर के मेरा मानना है कि उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो रसिया से ली गई हैं, और 10 थी पहले। 11th जो है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये इनको लेकर के हम जो है ऑलरेडी इनसे जो है परिचित हैं। तो वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में सोच रहे थे कि उसको जो है चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि उसको अगर चर्चा करनी है उसके बारे में, तो मैं ज़रूर उसको लेकर के क्लास बनाऊंगा। अन्यथा जो है डायरेक्टली हम जो है प्रेसिडेंट या पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर जो है डायरेक्टली उससे जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मेरा विनम्र निवेदन, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और दूसरी बात जो है कि हमको प्रोत्साहन देने के लिए आप को अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में ये जो थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं, तो निश्चित बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। वीडियो को भी पूरा देखा करें ताकि आपको जो है स्किप ना करा करें, ताकि आपको जो भी जानकारी हो वो पूरी तरह से मिल जाए। ठीक है। स्किप करेंगे तो निश्चित बात है आप कि जो भी वीडियो के द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है उसमें जो है उसको अच्छी तरह से आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।